तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम एस ब्लॉक में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिस्कस कर रहे थे गैस फेज में और एक्वस फेज में। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से गैस फेज में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है और किस तरह से एक्वस फेज में डिपेंड करती है। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में एक और तरीका है जो एक्वस फेज में रिएक्टिविटी बताने का। ठीक है, वो क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हमने दो टाइप का मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। जो ई से एनोड सेल होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक होता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, एसआरपी इक्वल टू होता है माइनस एसओपी होता है। ठीक है, मतलब दोनों में जो रिलेशन होता है वो माइनस का होता है। तो देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। किसी भी एलिमेंट का यदि एसआरपी मोर पॉजिटिव है, ठीक है, कौन सा? एसआरपी मोर पॉजिटिव है, तो बताओ उसका रिडक्शन जल्दी होगा या ऑक्सीडेशन जल्दी होगा? बताओ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन वाला जरा पॉजिटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा या रिडक्शन जल्दी होगा? किसी भी एलिमेंट का यदि एसआरपी यदि जरा पॉजिटिव है तो उसका इतना ही जल्दी क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, तो वो इजीली क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है, इसका रिडक्शन क्या होगा? इजी होगा। रिडक्शन इजी होगा। बताओ जब रिडक्शन इजी होगा तो वो कौन से एजेंट की तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? किसी का रिडक्शन होता है तो वो कौन से एजेंट की तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा है। तो कौन से एजेंट की तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है किसी भी एलिमेंट का यदि एसआरपी मोर पॉजिटिव हो तो उसका रिडक्शन उतना ही जल्दी होता है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना। और इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि एसआरपी मोर नेगेटिव है तो उसका रिडक्शन इजीली होगा नहीं, फिर वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, एसओपी की बात करें तो एसओपी यदि किसी का मोर पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव है, तो उसका ऑक्सीडेशन भी क्या होगा? जल्दी होगा। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? इजीली होगा, इजीली। फिर वो कौन से एजेंट की तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एल्कली मेटल है उनकी रिएक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं, उनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी के बारे में भी बता सकते हैं। कैसे? देखो उसके लिए देखो, आपने एनसीईआरटी खोल के देखी होगी तो वहां एक टेबल गिवन है। ठीक है, शुरू शुरू में ना एक दो पेज को खोलोगे आप पलटोगे तो एक टेबल गिवन है। टेबल में एक वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, आप पढ़ना यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो वहां पे ना एक चीज दी हुई है। ठीक है, ई नॉट M+2M। ठीक है, ई नॉट M+2M। लिथियम के लिए ये वैल्यू लिखी गई है -3.04। सोडियम की लिखी गई है -2.714। पोटेशियम की लिखी गई है 2.925 और रुबिडियम की लिखी गई है -2.930 और सीजियम की लिखी गई है -2.927। ठीक है, ये वैल्यू लिखी गई है। अब देखो ध्यान दो, हमें इस वैल्यू को रटना नहीं है। ठीक है, हमें बस तो क्या समझना है इस चीज को। ठीक है, ये किसके बारे में बता रहा है? ठीक है, बस यही है। मतलब रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो रटनी है उस चीज के बारे में बता दूंगा आपको, ये अच्छे से रटनी है, ये अच्छे से याद करनी है। ठीक है, जो डाटा होते हैं उनको आपको रटना नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन सा पोटेंशियल है? ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? बस उतना बताओ मुझे। ई नॉट M+ से M है, बताओ कौन सा है? ओके लवली, ई नॉट है वो M+ से M है। देखो यदि प्लस से आपको 0 गिवन है, ऐसे गिवन है, M+ से M गिवन है। ठीक है, एक आपको M से M+ गिवन है। ठीक है, ध्यान रहे मैंने बताया था यदि M से M+ गिवन है मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा पोटेंशियल गिवन है? ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, एसआरपी गिवन है। कौन सा गिवन है? एसआरपी गिवन है, गिवन है एसआरपी। अब ध्यान दो मुझे, अब मुझे बताओ, आपके पास एल्कली मेटल है, वो अपना ऑक्सीडेशन करती है, रिडक्शन करती है? वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, गेन करती है? बताओ कौन सा तरीका करेगी? आप भी बता सकते हो कि मेटल क्या करती है? लॉस करती है। बताओ ये ऑक्सीडेशन करेगी या रिडक्शन करेगी अपना इजीली? आपको क्या लगता है वैसे देख के? मेटल है वो तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का लॉस ही करेगी ना, M+ में जाना चाहेगी ना, बिल्कुल। ठीक है, अब आपको क्या है? ऑक्सीडेशन वाला पार्ट देखना है।
है ना, ऑक्सीडेशन देखना है। बताओ हमें ऑक्सीडेशन देखने के लिए कौन सा पोटेंशियल यूज करेंगे? वैसे तो एसआरपी से भी देख सकते हैं हम, एसओपी यूज करेंगे, ठीक है, उससे हम इजीली समझ जाएंगे। तो बताओ इसका एसओपी लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? एसआरपी और एसओपी में क्या होता है, बस माइनस साइन का ही फर्क होता है। ये माइनस में तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में 3.04, ये कितनी आ जाएगी, प्लस 2.714, प्लस 2.925, प्लस 2.930, प्लस 2.927 आ जाएगी। बताओ एसओपी जिसका ज्यादा पॉजिटिव है उसका ऑक्सीडेशन तो उतना ही जल्दी होता कि नहीं होता? ठीक है, बताओ सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें से, मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा मेटल है जो जल्दी प्लस में कन्वर्ट होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख के बता दो ना, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन उतना ही क्या होता है, जल्दी होता है। ठीक है, देखो लिथियम का है, लिथियम का सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, देखो 3 है, ठीक है, तो सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन होगा किसका, लिथियम का। फिर किसका होगा, फिर आएगा आपका रुबिडियम का ना 2.930, फिर रुबिडियम, फिर आएगा सीजियम, फिर क्या आएगा आपका पोटेशियम, और लास्ट में आएगा सोडियम। ठीक है, तो ये भी चीज क्या है, ये किसका ऑर्डर है, ऑक्सीडेशन का ऑर्डर या रिड्यूसिंग टेंडेंसी का ऑर्डर? ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर होगा वही किसका होगा, एक्वस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी वही होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी देखनी है आपको, तो रिएक्टिविटी तभी तो देखेंगे जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर होता है वही रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर होता है। तो इसमें कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, उसको एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं। ध्यान रहे गैसियस फेज में तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, बट एक्वस फेज में रिएक्टिविटी एक्सपेरिमेंटल चीजों पे डिपेंड करती है, क्योंकि वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी का भी रोल होता है। तो फिर हम दोनों चीजों से समझा सकते हैं। एक तरीका तो मैंने कल बताया था, है ना, एनर्जी के हिसाब से, है ना, जो एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से। एक तरीका मैंने आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से भी हम समझा सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखी गई है और इस चीज से हम रिएक्टिविटी को इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, बस आपको 2 लाइन ध्यान रखनी है, जिसका एसओपी जरा पॉजिटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन उतना ही जल्दी होगा, तो वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिसका एसआरपी जरा पॉजिटिव होता है उसका रिडक्शन उतनी जल्दी होता है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके नोट्स में लिखे गए, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए और आगे आपके बहुत बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना ये वाला पार्ट फिनिश है। अभी सेकंड हम बात करते हैं, अब रिएक्शन की बात करते हैं कि एल्कली मेटल है वो किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाती है। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फ्लेम कलर ग्रुप 2 का अभी पढ़ाया नहीं, तो ग्रुप 2 का फ्लेम कलर कैसे बताऊं तुम बीच में ही, जब पढ़ाया नहीं आपको तो फिर क्यों बोल रहे हो? ग्रुप 2 आ गया क्या अभी? ग्रुप 2 में तो कुछ कराया ही नहीं अभी, ग्रुप 2 तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ग्रुप 1 तो पढ़ लो। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जो एल्कली मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्साइड। ठीक है, मेनली ऑक्साइड बनाती है। सोडियम क्या बनाती है, पेरोक्साइड बनाती है। ठीक है, मेजर। और ये तीनों की तीनों क्या बनाती है, सुपर ऑक्साइड बनाती है, सुपर ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अब देखो लिख तो लिए हमने, बट होते क्या है, मतलब क्या होता है इनका, तो ये भी देख लो। ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो ये फॉर्मूला आएगा, है ना। ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है ऑक्साइड में। ठीक है, पेरोक्साइड में एक पे कितना चार्ज होता है, -1, और सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1/2। ठीक है, ये वैल्यू आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम देख भी लेंगे, देखो कैसे। बताओ सोडियम पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला बनाएगा आपके अकॉर्डिंग, सोडियम पे तो चार्ज +1 है, तो क्या फॉर्मूला बनता है सोडियम पेरोक्साइड का, बना सकते हो? देखो लिथियम पे चार्ज +1 था, ठीक है ना, और ऑक्सीजन पे कितना -2, तो ये बैलेंस हो रहा है ना, एक लिथियम पे एक। देखो सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है Na, नहीं होता। ठीक है, ध्यान दो, मतलब वो तो आपकी बात सही है, ये तो हाइड्रोक्साइड बताया तुमने, सोडियम पेरोक्साइड होता है Na2O2। ठीक है, पेरोक्साइड में क्या होती है, ये बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। पेरोक्साइड लिंकेज के बारे में आपको मैंने पढ़ाया होगा पहले, थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह ही सेम स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मतलब 2 ऑक्सीजन आते हैं। देखो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, इस सोडियम पे कितना चार्ज आएगा, एल्किल +1। बताओ इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1,
इस पे कितना आएगा -1, तो एक एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन का चार्ज देखे तो कितना आएगा -2 आएगा दोनों पे, ठीक है। सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O2, ठीक है। पेरोक्साइड वो होते हैं जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है। यदि 2 सिंगल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसको पेरोक्साइड बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं। और बताओ सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KO2। क्या फॉर्मूला होता है, MO2 लिख देता हूँ सब मेटल के लिए, MO2, है ना। सुपर ऑक्साइड पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बनाते हैं। क्या बता सकते हो एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, देखो कैसे आएगा, है ना। इसको भी कोई रटने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से कैसा तरीका है, कैसे निकालते हैं। मान लो ये आपकी मेटल है, एल्कली मेटल पे तो +1 चार्ज होता है, सबको पता है ना। कोई चार्ज वेरी थोड़ी करता है, एल्कली मेटल तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस ही करती है, तो उन पे +1 ही आएगा। अब मुझे ऑक्सीजन का नहीं पता, ठीक है, तो मान लेते हैं एक ऑक्सीजन का x है, तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 2x, है ना। तो मैंने दोनों का चार्ज ऐड कर दिया 1 + 2x। बताओ ये कंपाउंड न्यूट्रल है पूरा का पूरा, उस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो बताओ इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये क्या बात सही है जो लिख रहा हूँ, कोई अजीब तो नहीं लिखी ना मैंने, सही लिखा ना, दोनों का चार्ज का सम कर दिया। यदि कंपाउंड पूरा न्यूट्रल है तो वो 0 हो जाएगा। बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, x को आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो, है ना। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, देखो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम कितने है हमारे पास 2 है, तो 1 पे कितना 1, 2 पे कितना मल्टीप्लाई 2, ये तो हो गया सोडियम का चार्ज। एक ऑक्सीजन पे हो गया x, 2 पे कितना हो गया 2x, ओवरऑल चार्ज इसमें भी 0 है। बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, x किसका चार्ज है, एक ऑक्सीजन का चार्ज है। बताओ एक ऑक्सीजन का चार्ज सोल्व करोगे तो कितना आएगा -1, कितना आ जाएगा -1। तो ये बहुत ईजी है, -1 आएगा, ये 2 है ना, 1 × 2 2 + 2x = 0, ठीक है। तो इस तरह से हम चार्ज को देख सकते हैं। एक तो ये चीज, अब एक और ध्यान देना, वैसे ना आप कंडीशन को अप्रोप्रिएट रखो ना, तो ऐसा नहीं है कि लिथियम ऑक्साइड भी बनाता है, पर ऑक्साइड भी बना सकता है, ध्यान रहे, ठीक है। बट मेनली इसका जो स्टेबल है वो क्या होता है, लिथियम का ऑक्साइड होता है। लिथियम का ऑक्साइड स्टेबल होता है, ठीक है। सोडियम का पेरोक्साइड स्टेबल होता है, और बाकियों का क्या होता है, सुपर ऑक्साइड स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए होता है, देखो इसका भी रीजन बता देता हूँ मैं। एक्चुअली देखो, एक हमारे पास लिथियम ऑक्साइड है, एक हमारे पास मान लो सोडियम ऑक्साइड है, एक आपके पास पोटेशियम ऑक्साइड है, एक आपके पास रुबिडियम ऑक्साइड है, एक आपके पास सीजियम ऑक्साइड है ना, सबके ऑक्साइड ले लिया मैंने। तो देखो ऑक्साइड के साथ जो बॉन्ड है वो क्या होगा, आयनिक नेचर का होगा, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे जो आपका केटाइन है वो लिथियम है, एनाइन है आपका O2 नेगेटिव है। देखो लिथियम और ऑक्सीजन दोनों एक ही पीरियड में आते हैं, है ना। लिथियम भी सेकंड पीरियड में आता है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड में आता है, ठीक है। तो दोनों का साइज क्या बराबर है, केटाइन और एनाइन का साइज क्या है, बराबर है ना। अप्रोक्सीमेट बराबर नहीं है, सॉरी, वैसे तो ऑक्सीजन का छोटा होता है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब मैं गलत बोल गया। लिथियम और आपका ऑक्सीजन एक ही पीरियड में आते हैं, दोनों में नंबर ऑफ सेल बराबर है, तो जो साइज है उसमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जितना यहाँ पे होता है, क्योंकि सोडियम थर्ड पीरियड में जाता है, ऑक्सीजन सेकंड में ना। तो सोडियम में 3 सेल, ऑक्सीजन में 2, पोटेशियम में 4, इसमें 2, है ना, ऐसे सेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यदि मैं लेटिस को फिट करूं तो 2 बराबर साइज के एटम, मतलब एक मतलब थोड़ा बहुत तो छोटा होता है आपका ऑक्सीजन, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लगभग बराबर के साइज के एटम होते हैं, वो अच्छे से फिट हो जाते हैं, ठीक है। और एक एटम बहुत बड़ा आ जाए, दूसरा वाला छोटा आ जाए, तो उनका लेटिस स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, ठीक है। उनकी पैकिंग है वो इतनी अच्छी से नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये रीजन है कि आपका जो लिथियम है उसका ऑक्साइड स्टेबल होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे एग्जाम में क्या लिखोगे, क्योंकि लिथियम में आपका केटाइन छोटा है, तो एक छोटा केटाइन एक छोटे एनाइन को लेटिस एनर्जी के इफेक्ट के साथ स्टेबल करता है, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पे केटाइन का साइज बढ़ जाता है, तो फिर पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। अब देखो बाकियों में भी देखते हैं कि पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी देखें, हम सुपर ऑक्साइड की देखें तो कैसे देख सकते हैं, देखो अब हम मान लो मैं सुपर ऑक्साइड लिखूं, LiO2 लिथियम का सुपर ऑक्साइड, फिर सोडियम का सुपर ऑक्साइड लिखूं, फिर रुबिडियम का लिखूं, पोटेशियम का भी लिख देता हूँ, रुबिडियम का लिखूं, और सीजियम का सुपर ऑक्साइड लिखूं, सुपर ऑक्साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ अब की बार जो O2 है वो क्या आएगा, मोलिक्यूल आ गया ना, क्या मोलिक्यूल आ गया, 2 ऑक्सीजन एटम आ गया, ठीक है। हाँ, तो साइज है मोलिक्यूल का तो बड़ा होता है एटम से, ऑक्सीजन एटम से तो बड़ा ही है। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल कर पाएगा। यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, सुपर ऑक्साइड में देखे तो, मतलब O2 आपका बड़ा बड़ा एनायन आ गया, ठीक है। तो बड़े के कौन स्टेबल करेगा, एक बड़ा केटाइन स्टेबल करेगा, ठीक है। मतलब 2 बराबर साइज के एटम है वो इजिली फिट हो पाते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है
कि सुपर ऑक्साइड है उनकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सुपर ऑक्साइड में आपका O2 मॉलिक्यूल आ जाता है तो उसका एक बड़ा कैटायन स्टेबल कर पाता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में भी इस चीज को लिखा गया, आपको ध्यान रखना है ना। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, है ना, कौन सा सुपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तो सीजियम सुपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, और पेरोक्साइड में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सोडियम पेरोक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्साइड में लिथियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा नहीं इसके बारे में सोचना। अब देखो एक और चीज, देखो ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस। ठीक है, और पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, एक पे कितना होता है, -1। और सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -1, एक पे कितना होता है, -1। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? क्या ये ऑक्साइड आयन है, क्या ये पेरोक्साइड आयन है, क्या ये सुपर ऑक्साइड आयन है? सही लिखा है या गलत लिखा है? मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीजन का चार्ज 2 माइनस लिखा है, यहाँ पे मैंने दोनों का -2 लिखा है, या मैंने दोनों का -1 लिखा है। एक का यहाँ पे -1/2, यहाँ पे एक का -1, यहाँ पे एक का -2 होगा। ठीक है, सही लिखा है मैंने? बताओ बताओ इसमें कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, बता सकते हो? किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें नहीं होंगे, इस बात को आप कैसे बता सकते हो? देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना, कैसे बताओगे? देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन। देखना आप, क्या O2 नेगेटिव में एमओटी लगा सकते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बेसिस पे थोड़ी बता सकते हैं। वैसे तो मैंने एमओटी बताया था कि जिसमें इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो डायमैग्नेटिक होते हैं, बट 10, 16 और 32 वाले पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। ठीक है, बस एक ध्यान रखना, बट इसमें एमओटी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, बता सकते हो? कि O2 नेगेटिव, इसमें आप एमओटी नहीं लगा सकते, क्यों? मतलब एमओटी कहाँ पे लगाई जाती है, मॉलिक्यूल्स या आयंस में लगाई जाती है, बताओ? मॉलिक्यूल में लगाई जाती है या एटम में लगाई जाती है? एक सिंगल एटम पे थोड़ी लगा सकते हैं एमओटी। एमओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वो वहां पे मॉलिक्यूल्स में लगाई जाती है। ठीक है, ये तो O2 नेगेटिव है ना, एक सिंगल एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ एमओटी से नहीं बात करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। बताओ O2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है ना, और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितना हो गया, 2p6। 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया ना मैंने, 2 2 4 2 6। बिल्कुल। क्या यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मुझे ये बताओ, इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई ऐसा कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोई ऑर्बिटल है जो खाली है, जिसमें हाफ फील्ड है? नहीं है ना, सारे के सारे क्या पेयर्ड है ना। तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। इनमें आप एमओटी लगा ही सकते हो। बताओ जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, इवन वाला। ठीक है, और जिसमें 17 होते हैं वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ध्यान रहे, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं उनका कलर होता है, ठीक है, वो कलर होता है उनका कुछ ना कुछ। ठीक है, ध्यान रहे। क्यों कलर इसलिए होता है, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिशन करता है एनर्जी लेके। ठीक है, हाई लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल में। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको बताई थी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है। तो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, बाकी के क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपको जैसे एनसीईआरटी में भी है, KO2 है ना, ये ये पैरामैग्नेटिक होता है। वाई, आपसे पूछिए, बता सकते हो KO2 कैसे क्यों होता है? ध्यान दो, KO2 हमें हम पैरामैग्नेटिक कैसे चेक करेंगे, K+ और O2 माइनस को अलग कर लो, कर लिया। K+ में तो क्या है, ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें तो फुल फील्ड है। ठीक है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे ना। अरे ऑक्साइड क्यों डायमैग्नेटिक, अरे भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो ना, O2- का। O2- ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 गेन कर लिए, 10 हो गए, तो 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ अनपेयर्ड थोड़ी है। ऐसा तो कोई ऑर्बिटल है जिसमें कोई, जैसे मान लो नाइट्रोजन होता, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। तो यहाँ तो ये हाफ फील्ड ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पी में। नाइट्रोजन तो पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि यहाँ पे तो 2p6 आ गया ना, पी वाले सारे भरे हुए हैं। ठीक है, सारे पेयर्ड है, तो फिर वो डायमैग्नेटिक होगा, और क्या। पैरामैग्नेटिक के लिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और
O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। तो आपसे पूछे KO2 पैरामैग्नेटिक है, कैसे बताओगे? क्योंकि KO2 का हम आज ये ब्रेक करें K प्लस और O2 माइनस में, ठीक है। जो O2 माइनस है ना, ये आपका सुपर ऑक्साइड आयन है ना, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, ठीक है, जो कि क्या है, एक तरह से ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वाले क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। या इस पे आप MOTC का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 जो आपको पढ़ाया था, तो आपको इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में मिलेंगे, यदि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हुई इनकी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो गया। अब एक और चीज देखो, यदि आपको ओनली एंड ओनली ऑक्साइड बनाना है एल्कली मेटल से, आपको पेरोक्साइड सुपरऑक्साइड कुछ नहीं बनाना, तो आप कैसे बनाओगे? आप क्या करोगे, जो भी मेटल्स है ना, उनको अमोनिया गैस के सॉल्यूशन में डाल दोगे, अमोनिया लिक्विड के सॉल्यूशन में डाल दोगे, ठीक है, इसमें NH3 लिक्विड में डाल दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो ओनली ऑक्साइड ही बनेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी अमोनिया गैस है वो पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड बनने जो फॉर्मेशन को रोकती है, ठीक है। तो यदि आपको ओनली एंड ओनली ऑक्साइड ही चाहिए, तो आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, है ना, अमोनिया गैस की, अमोनिया लिक्विड की प्रेजेंस में, ठीक है, NH3 लिक्विड की प्रेजेंस में यदि आप मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो ओनली एंड ओनली आपको नॉर्मल ऑक्साइड ही मिलेंगे, कोई सुपर ऑक्साइड वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हम करा सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन बात करें हम, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर बताओ, एल्कली मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी? आपको क्या लगता है क्या बनाना चाहिए? वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? हाइड्रोक्साइड, है ना, मतलब एल्कली सॉरी हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बैलेंस करे तो ये बनती है। ओके, तो बताओ सबसे तेजी से कौन सी मेटल रिएक्शन करेगी? कौन सी मेटल है वो M प्लस जल्दी बनाएगी, है ना, हाइड्रोक्साइड में क्या है M प्लस और OH माइनस, कौन सी बनाएगी जल्दी? मतलब रिएक्टिविटी की बात करूं, ध्यान दो, यहाँ पे CgM है वो CS प्लस आयन जल्दी बनाएगी, ठीक है ना। कई बच्चे क्या होता है एक्वस में देख लेते हैं रिएक्टिविटी, यहाँ पे एक्चुअली में जो बनता है वो एक्वस नहीं बनता, इसकी फेज लिक्विड होती है, ठीक है, दैट्स वाई, है ना। तो एक्वस में नहीं देखनी, आपको गैसियस फेज के हिसाब से इसका आंसर देना है। तो गैसियस फेज में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा CgM की, फिर किसकी, रुबिडियम की, फिर किसकी, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, ठीक है। तो ये चीज NCERT में भी लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, ठीक है, एक बार NCERT जरूर पढ़ा करो साथ साथ में, ठीक है। तो वाटर के साथ रिएक्शन रिएक्टिविटी है टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है, ठीक है। बताओ वाटर के साथ इनकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती कि नहीं होती? आपने पढ़ा है इसके बारे में कि एल्कली मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेते हैं, ऐसा सुना ना, सोडियम पकड़ लेता है, पोटेशियम पकड़ लेता है, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन वाटर के साथ क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। बताओ वाटर वाटर से बचाने के लिए हम एल्कली मेटल को किस में स्टोर करके रखते हैं? मतलब वाटर के साथ ही आग पकड़ लेती है ना, तो किस में स्टोर करके रखते हैं एल्कली मेटल को? केरोसिन में रखते हैं, है ना, इसमें रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, केरोसिन की जो डिब्बी है ना, उसमें एल्कली मेटल क्या होती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। केरोसिन के अंदर इनको डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ कहीं बैठी रहती है नीचे, ठीक है, वाटर के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आती। बट लिथियम होती है, उसकी डेंसिटी लो होती है, आपको पता है ना, डेंसिटी तो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है, लिथियम की डेंसिटी वेरी लो होती है। तो ये क्या करता है, नीचे नहीं बैठता, ये ऊपर आ जाता है, ऊपर ही तैरने लगता है। तो फिर वही बात, यदि मॉइस्चर होगी यहाँ पे थोड़ी बहुत, तो ये वापस रिएक्शन कर जाएगा। तो लिथियम को क्या करते हैं हम, केरोसिन में न रख के क्या करते हैं, लिथियम का जो भी पीस है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं, पैराफिन वैक्स, ठीक है। इससे मॉइस्चर और एयर से बचा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रहे, लिथियम को हम केरोसिन में नहीं स्टोर कर सकते, बिकॉज उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो उसको हम स्टोर करते हैं पैराफिन वैक्स में, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं बस। एक और चीज, इनकी जो हाइड्रोक्साइड है ना, मतलब अभी जो MOH बना है, तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड होगा LiOH, सोडियम का होगा NaOH,
पोटेशियम का होगा KOH, रुबिडियम का होगा RbOH, ठीक है, और सीजियम का होगा CSOH, ठीक है। अब देखो दो तीन चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। एक तो देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, क्या देखेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो इधर, थर्मल स्टेबिलिटी हम किससे देखेंगे? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो हम थर्मल स्टेबिलिटी जब भी ऑक्सीजन आ जाए और लेटिस आपका फ्लोरीन आ जाए, ठीक है, यदि दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो थर्मल स्टेबिलिटी हम किससे देखेंगे? लेटिस एनर्जी से देखेंगे। बताओ लेटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है हाइड्रोक्साइड की? बताओ। केटाइन एनाइन आपको मैं दिखाया था, एनाइन तो सेम है ना, केटाइन आपके अलग अलग है, देख लो। लेटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? लेटिस एनर्जी साइज की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और चार्ज की होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बता दो, डिक्रीज हो रही है ना? लेटिस एनर्जी बताया था ना मैंने, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना साइज छोटा होता है लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो बताओ थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? बताओ, यदि लेटिस एनर्जी डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है, शाबाश, ठीक है। एक और चीज बताओ, बेसिक करेक्टर क्या होगा? बेसिक करेक्टर का मतलब जल्दी OH माइनस कौन देगा? वो अच्छा बेसिक होगा, अच्छा बेस कौन है जो OH माइनस जल्दी दे दे? तो बताओ जल्दी OH माइनस कौन सा देगा? और बेसिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? देखो लिथियम और OH माइनस दोनों आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है ना, ये आपस में एक दूसरे, लिथियम है OH माइनस को पकड़ लिया, जल्दी क्लोज आ गया आपस में, ठीक है। लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो जल्दी OH माइनस कौन देगा? सीजियम। बताओ बेसिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? मेटल का साइज बढ़ रहा है तो इतनी लेटेस्ट एनर्जी है नहीं, OH माइनस जल्दी रिलीज कर देगा, ठीक है। सीजियम का OH के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो बेसिक करेक्टर है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, शाबाश, ओके। बताओ सोलिबिलिटी क्या होगी? देखो ऐसे क्वेश्चन में आप सोलिबिलिटी, देखो सोलिबिलिटी कैसे बताते हैं हम? सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेटिस एनर्जी के, ठीक है। तो यहाँ लेटिस का तो पता चलेगी आपको, इसका स्ट्रॉन्ग लेटिस है, तो सोलिबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी बताओ? ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रेशन एनर्जी को नहीं देखेंगे, ठीक है। वैसे तो है ना, दोनों एक्सपेरिमेंटल होता है ऑर्डर, पर समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो फिर आपकी सोलिबिलिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सोलिबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये इनके ऑर्डर्स हो गए, सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और बेसिक करेक्टर क्या होगा इनका? इंक्रीज होगा, ठीक है। इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। तो ये केमिकल बॉन्डिंग वाली चीजें हैं, ठीक है, वही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो थर्ड रिएक्शन की बात करें, इधर लिख लेते हैं, देखो थर्ड है सोलिबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। सोलिबिलिटी वाला, देखो सोलिबिलिटी क्या होती है, ध्यान दो। सोलिबिलिटी में हम देखें ना, तो टॉप टू बॉटम जाओ आप, है ना, तो देखो लेटिस एनर्जी भी क्या होती है? साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाइड्रेशन एनर्जी भी साइज की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो दोनों एनर्जी क्या होगी टॉप टू बॉटम जाने पे? डिक्रीज होगी। तो सॉलिबिलिटी को हम इस हिसाब से आंसर देंगे, यदि टॉप टू बॉटम जाने पे लेटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती है और हाइड्रेशन कम होती है, तो सॉलिबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। देखो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया था, ठीक है। बट आप ना यहाँ पे ना इस हिसाब से देख सकते हो आंसर, देखो LiOH का लेटिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, तो आप हाइड्रेशन एनर्जी भी मत जाओ, ठीक है। इसका लेटिस क्या है? मोर स्ट्रॉन्ग है। इसकी लेटिस क्या है? ज्यादा है। लेटिस एनर्जी इसकी क्या है? ज्यादा है ना। इसकी मोर लेटिस एनर्जी है, मोर लेटिस एनर्जी है इसकी, है ना, क्योंकि Li+ का साइज छोटा है ना। तो फिर इसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और सोलिबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? यदि आप टेम्परेचर दोगे तो कौन सा लेटिस है वो जल्दी नहीं टूटेगा? लेटिस वो जल्दी नहीं टूटेगा जिसकी लेटिस एनर्जी क्या हो? ज्यादा हो, है ना, जिसमें बॉन्डिंग अच्छी हो, ठीक है, जिसमें बॉन्डिंग अच्छी हो। ध्यान रहे, जब भी आपका फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड आ रहा है, जैसे LiF आ रहा है, Li2 आ रहा है, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड है, तो आप थर्मल स्टेबिलिटी का आंसर किससे देना है? लेटिस एनर्जी से देना है। और इसके अलावा कोई भी आ जाए तो आपको फजान्स रूल के हिसाब से देना है, जिसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा हो, ठीक है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर में आप देख लेना, वहां पे पढ़ाया हुआ है ये सब चीजें, के हिसाब से देखेंगे। ध्यान रहे, दोबारा बताता हूँ, यदि फ्लोरीन के साथ कंपाउंड आ जाए, ऑक्सीजन की आ जाए, तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी किसके हिसाब से देख लेना? लेटिस के हिसाब से देख लेना,
है ना, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन छोटे एनाइन होते हैं तो लेटिस स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आ जाए तो फजान्स रूल के हिसाब से देख लेना। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम जाने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। कार्बोनेट की पढ़ाई हुई है आपको, ठीक है, वहां से देख लेना। तो फिलहाल आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि टॉप टू बॉटम जाने पे लेटिस एनर्जी क्या है, कम हो रही है, इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी टॉप टू बॉटम जाने पे, डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना। और बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि जल्दी OH माइनस कौन देगा, सीजियम देगा, है ना, क्योंकि उसका OH माइनस के साथ अट्रैक्शन क्या है, कम है, ठीक है। और सोल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि लेटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस हिसाब से इसका आप आंसर दोगे। नेक्स्ट चीज करते हैं हम, solubility in liquid ammonia। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया मतलब NH3 लिक्विड, है ना, गैस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो हो सकता है ध्यान रखिए इस चीज को, है ना। तो देखो आपको बताता हूँ होता क्या है, तो थोड़ा सा आप चीजों को है ना मतलब सोच के देखें, ठीक है, इस तरह से नहीं कि है ना कोई रट लिया ये जो है ना, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट डेवलप करें। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक आपने डब्बा लिया, मान लो बीकर ले लिया, है ना, इसमें अमोनिया लिक्विड भर दिया आपने, अमोनिया गैस है जो लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे NH3 लिक्विड भर दिया आपने, उसमें आपने क्या डाल दिया, एल्कली मेटल डाल दिया ना, मेटल डाल दी, ठीक है। तो ध्यान रहे, तो मेटल की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किसमें चेंज हो जाएगी, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रहे, NH3 क्या है, पोलर कंपाउंड है, NH3 क्या है, पोलर कंपाउंड है, ठीक है। NH3 क्या है, पोलर कंपाउंड है। बताओ ये पोलर कंपाउंड है तो ये केटाइन, मतलब इस M प्लस और इस इलेक्ट्रॉन को सराउंड करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। NH3 पोलर है ना, इसमें इस तरह से देख सकते हो आप इसको, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस तीनों पे, और नाइट्रोजन पे -3 डेल्टा प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बताओ इसको सराउंड करेगा कि नहीं करेगा, M प्लस को। देखो M प्लस को कौन सराउंड करेगा, नाइट्रोजन वाला पार्ट, और इलेक्ट्रॉन को कौन सराउंड करेगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो होगा क्या, देखो ध्यान दो, जैसे ही आपने मेटल को NH3 लिक्विड में डाला तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा, और मेटल का जो कैटायन है उसको कौन सराउंड कर लेगा, NH3 सराउंड कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन को कौन सराउंड कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को भी NH3 सराउंड कर लेगा, मतलब सोलवेटेड हो जाएगा, उसके अंदर घुल जाएगा, मतलब M प्लस आयन है उसके चारों तरफ अमोनिया मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वैसे इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ भी क्या आएंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीईआरटी में लिखी गई है, तो उसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। देखो आपके पास मेटल है, ठीक है, सॉलिड है, इसकी रिएक्शन आप NH3 से करा रहे हैं, ओके, मुझे नहीं पता कितने मोल लिए मैंने, है ना, अभी हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो M सॉलिड है वो M प्लस में जाएगा, तो मान लो NH3 सराउंड कर लिया, इसको NH3 सराउंड कर रही है, ठीक है, कितने मोल कर रही है, X मोल कर रही है इसके चारों तरफ, तो मैंने X यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो क्या बना दिया, M प्लस NH3 का होल X, इसे लिख दिया मैंने, प्लस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को भी NH3 सराउंड करेगी, मान लो Y मोल सराउंड कर लिए, ठीक है ना, तो ये बन गया। अब यहाँ पे कितने मोल आ जाएंगे, बताओ कितने मोल NH3 के लिए मैंने, यदि X मोल M प्लस को सराउंड कर दिए और Y मोल है वो इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर लिए, बताओ NH3 के कितने मोल लिए होंगे मैंने, बता सकते हो ना इस रिएक्शन को कितने मोल लिए होंगे, X प्लस वाई, अरे यहाँ पे X प्लस वाई लिए होंगे तभी तो इसमें से X मोल है वो M प्लस के चारों तरफ आ गए, और Y मोल है वो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ आ गए, मतलब नंबर ऑफ NH3 है वो X प्लस वाई है ना, X मोल है तो M प्लस को सराउंड कर लिया, और Y मोल है वो इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर लिया, ठीक है। तो ये जो जो सॉल्यूशन बनता है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनता है, डीप ब्लू कलर का बनता है, डीप ब्लू, डीप ब्लू बनता है बिल्कुल, ठीक है। उसका कलर मतलब डीप ब्लू कलर का रीजन क्या होता है, ऐसा एग्जाम में आया था, तो रीजन क्या होता है यहाँ पे बता सकते हो, क्या होना चाहिए, कोई भी कलर बनता है तो वो किसके कारण बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है ना, हम मानते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और ऑक्साइड होता है, ठीक है। जो डीप ब्लू कलर का रीजन होता है वो यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, ध्यान दो, इसके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया गया है, ये इलेक्ट्रॉन है ये NH3 के सॉल्यूशन में है, मतलब NH3 इनको सराउंड किया गया है, ठीक है, NH3 ने उसको सराउंड कर लिया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम सॉल्वेटेड अमोनिएटेड, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, उनका नाम क्या होता है,
सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किसने सोलवेटेड कर दिया, NH3 ने कर दिया, ठीक है। और उसी कारण क्या होता है, डीप ब्लू कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, जो भी एल्कली मेटल है उनको जब हम लिक्विड NH3 में डालते हैं तो वो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाती है। बट आपसे पूछे इस डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स कलर का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो आंसर क्या आएगा, ड्यू टू सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो इसको हम देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल से भी देख सकते हैं, देखो कैसे, मतलब कौन सा कलर ऑब्जॉर्व किया होगा इसके बारे में पता कर सकते हैं, देखो ध्यान दो। विबग्योर, तो देखो कलर क्यों होता है, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का कलर क्यों होता है, ध्यान दो इधर। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो भी है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, जैसे लाइट आएगी तो एनर्जी उससे ले लेंगे, है ना, E = hc/λ, है ना। तो लेमडा आपकी वेवलेंथ है ना, अब्जॉर्ब एनर्जी की। उसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई कलर अब्जॉर्ब किया होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट होंगे, है ना, फिर वापस नीचे आएंगे, है ना, हायर एनर्जी लेवल से, तो इमिट करेंगे एनर्जी। वो मान लो E डैश = hc/λ डैश है, ठीक है। तो इमिशन वाला भी कोई ना कोई कलर होगा, इसके रेस्पेक्ट में भी कोई ना कोई कलर होगा। बताओ ये दोनों कलर क्या होते हैं एक दूसरे के, बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, अब्जॉर्ब कलर और इमिटेड कलर एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और इस चीज को हम कैसे बता सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल से बता सकते हैं, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको ये ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, आप बार बार इनको भूलने की नहीं। ये टेक्निकल सी चीज है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, रटने की चीज नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेगा तो एक्साइटेड होगा, वापस नीचे आएगा, तो एनर्जी कितनी लेगा, मान लो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लेमड़ा है, तो hc/λ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है, hc/λ। तो ये लेमड़ा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कोई ऑब्जॉर्व कलर होगा, है ना, कोई ना कोई कलर इसने ऑब्जॉर्व किया होगा, ठीक है। फिर जो इमिटेड कलर होगा उस लेमड़ा डेस के हिसाब से होगा। ये दोनों कलर क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब यदि ऑरेंज कलर ऑब्जॉर्व किया तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, यदि रेड कलर किया है तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीप ब्लू कलर बनता है, डीप ब्लू कलर होता है इस साइड, इस वाली रेंज में, ठीक है, ग्रीन और इधर, है ना, इस वाली रेंज में। बताओ कौन सा कलर ऑब्जॉर्व किया होगा लाइट ने, मतलब सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स ने कौन सा कलर ऑब्जॉर्व किया होगा, यदि डीप ब्लू कलर है तो कौन सा रीजन होगा, किनके बीच में आएगा, रेड और ऑरेंज के बीच में आएगा रीजन, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मतलब डीप ब्लू का मतलब ब्लू और ग्रीन की तरफ आ रहा है ना आपका कलर, तो कौन सा रेड ऑरेंज में से अब्जॉर्ब किया हुआ, ठीक है। तो जनरली बोलते हैं कि रेड कलर अब्जॉर्ब किया हुआ, ठीक है। तो ध्यान दो इस चीज को, हम एक बार फिर से आप देख लो, आपको दिख रहा है तो मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। ऑल alkali metals are soluble in liquid ammonia giving a deep blue color. The blue color of solution is due to solvated ammoniated electrons. When light is incident, these solvated electrons can excite to higher energy levels by absorbing red orange color, and when they fall back they emit blue color in visible region, ठीक है। वही आपको कलर दिखाई देता है, तो आपको डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स है, वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विजिबल रीजन में कौन सा कलर इमिट करते हैं, वो ब्लू कलर इमिट करते हैं, ठीक है, दैट्स वाई। ध्यान रहे इस चीज का, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताओ, ये जो डीप ब्लू कलर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन से कारण दिख रहा है, बताओ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, जो अमोनिएटेड सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। देखो पैरामैग्नेटिक वो होता है
स्क्रीन दिख रही है ना सबको? बताओ जो देखो एल्कली मेटल को दोबारा बता रहा हूँ, एल्कली मेटल को जब हम लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या बनता है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। देखो पैरामैग्नेटिक के बारे में जब भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपके अकॉर्डिंग तो आपको तो इतना ही सोचना है कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब होता क्या है, यदि इस सॉल्यूशन को आप थोड़ा सा ऐसे छोड़ दो, ठीक है, कहीं जगह रख दो थोड़ा सा, है ना, इसको सेक नहीं करो, है ना, तो इस सॉल्यूशन को जैसे 1 आवर या हम 2 आवर ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको स्टैंड कर देंगे एक जगह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो ध्यान दो इधर, द सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मतलब जैसे ही आपने, है ना, लिक्विड अमोनिया का जो सॉल्यूशन है मेटल के साथ, उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उससे हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। ठीक है, और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, एमाइड बन जाता है। ठीक है, तो यदि आपके पास M प्लस A डबल M का मतलब अमोनिएटेड, मतलब मेटल को कौन घेरे हुए है, अमोनिया, है ना। देखो सिग्निफिकेंस समझो यहाँ पे, है ना, यदि मैं NH3 का होल X लिख दूं या ब्रैकेट में A डबल M लिख दूं या अमोनिया लिख दूं तो एक ही बात है इस चीज का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को भी कौन है, अमोनिया है इसके पास। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को मैं कई देर तक ऐसे ही छोड़ दूं, ऑन स्टैंडिंग कर दूं, तो क्या होता है, एमाइड बन जाता है। ठीक है, एमाइड का फॉर्मूला होता है MnH2, MnH2, M पे चार्ज प्लस, NH2 पे चार्ज -1। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती जाती है। यदि आप ज्यादा ही सॉल्यूशन कंसंट्रेट ले लो, कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो आप, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो वो पेयरिंग होने लग जाएगी वहां पे। ठीक है, तो इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ब्लू कलर है वो ब्रॉन्ज कलर में चला जाता है और सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले तो क्या हो जाता है, आपका ब्लू कलर वो ब्रॉन्ज में चला जाता है और फिर डायमैग्नेटिक नेचर हो जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने का इसका बहुत ज्यादा चांस है। रटना कुछ भी नहीं है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ब्लू कलर किसके कारण होता है, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सॉल्यूशन को थोड़ा रख दिया तो क्या हो जाएगा, उससे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और एमाइड बन जाएगा। ठीक है, और कंसंट्रेटेड लिया तो फिर डायमैग्नेटिक हो जाता है और कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखो छोटे छोटे रिएक्शंस है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। तो एल्कली मेटल में सिर्फ एक ही मेटल होती है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है, बाकी नहीं करती। ठीक है, वो मेटल बाकी से बड़ा ही अजीब बिहेवियर शो करती है। अजीब का मतलब अनोमलस। जैसे मान लो एक क्लास में 10 स्टूडेंट है ना, 10 में से एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका बिहेवियर बाकियों से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, उसको हम अनोमलस बिहेवियर बोलते हैं, है ना। तो सिर्फ लिथियम ही एक ऐसी मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है और ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, नाइट्राइड बनाएगी, Li3n बनाएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, Li3n, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज, लिथियम पे +1 चार्ज। ठीक है, तो लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसको हम लिथियम नाइट्राइड के नाम से जानते हैं। बस आयुष थोड़ी देर की और बात है, इसका नाम होगा लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड पे चार्ज कितना होता है, -3 होता है नाइट्रोजन पे। ठीक है, और लिथियम पे +1 होता है एक पे, तो 3 पे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो लिथियम वो बैलेंस कर सकते हैं ना, इधर 2 आ जाएगा, हाँ 2 नाइट्रोजन, तो इधर 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस होगी। अब यदि आप इसको वापस हीट कर दो, है ना, इसको हीट दे दो नाइट्राइड को, ठीक है, तो हीट करके वापस किस में चेंज हो जाएगी, लिथियम प्लस नाइट्रोजन में वापस चेंज हो जाती है। हाँ बोलो। सर लिथियम ही क्यों इसके साथ रिएक्शन करती है, कोई और क्यों नहीं करते मेटल? हाँ वो भी बताता हूँ, देखो लिथियम है ना, लिथियम प्लस N3 नेगेटिव, ये आपका कैटायन क्या है, छोटा है, स्मॉल है ना, सेकंड पीरियड में है, ये भी सेकंड में, ये भी आपस में छोटे छोटे हैं, दोनों आपस में क्या बनते हैं, अच्छा लेटिस बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलके एक स्ट्रॉन्ग लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जबकि बाकी मेटल है उसमें आपका कैटायन क्या होता है, बड़ा होने लगता है ना, लार्जर होने लगता है। ठीक है, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, सेटिंग नहीं बैठ पाती है। ठीक है,
तो इसको हम इसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से समझा सकते हैं कि लिथियम का केटाइन छोटा होने के कारण वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो नाइट्राइड बनाती है वो स्टेबल होता है, ठीक है। बाकी में स्टेबल नहीं होता तो वो बनता नहीं है, ठीक है। रिएक्शन वापस पीछे आ जाती है, बैकवर्ड आ जाती है। समझ गई? यस। चलो ऐसे एग्जाम में पूछते हैं, आपको मेटल दे दिया, दे दिया मैंने लिथियम, प्लस एयर दे दिया, मतलब क्या क्या बनेगा? एयर के साथ हीट करूंगा तो लिथियम को क्या क्या बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या क्या बनेगा? एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन भी होगी और नाइट्रोजन भी होगा। तो लिथियम क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है एक तो, एक क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। बिल्कुल, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। बाकी तो एयर में मेनली कौन होता है? या तो ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो लिथियम क्या बनाता है? एक तो ऑक्साइड बनाता है और एक नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। तो एयर के साथ रिएक्शन करने पर ये ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाता है। ओके, एक और चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। यदि आप किसी भी मेटल के नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर के साथ करते हो, है ना, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, तो अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस, ठीक है। और क्या बनता है? LiOH बन जाता है, ठीक है। साइड में अमोनिया गैस को पहचानने का तरीका यह है, बहुत ही पंजेंट स्मेल वाली गैस होती है ना, आपके नाक के जैसे कांटेक्ट में आएगी तो आपके दिमाग पे डायरेक्टली स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बनती है। ध्यान रहे, यदि आप लिथियम नाइट्राइड की रिएक्शन, मतलब नाइट्राइड्स की रिएक्शन यदि आप वाटर के साथ कराओगे तो कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है, प्लस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बैलेंस तो कर ही सकते हो आप इसी, देखो कितने लिथियम है? 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। तो 3 हाइड्रोजन इधर, 3 इधर, 6, तो इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान रहे, लिथियम नाइट्राइड की रिएक्शन यदि आप वाटर के साथ कराओगे तो हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। ध्यान रहे, आपको याद होना चाहिए। तो ये सारी है ना रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखते हैं हम। देखो छोटे छोटे रिएक्शन है, बस आप इनको थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। यदि आप मेटल की रिएक्शन अमोनिया गैस के साथ कराओ, NH3 गैस के साथ, देखो पहले मैंने लिक्विड के साथ कराई थी, वो अलग चीज थी, वहां पे लिक्विड अमोनिया था इसलिए डीप ब्लू कलर बना था। ये गैस है, तो गैस है तो क्या बनती है? गैस होती है तो वही प्रोडक्ट बनता है जब लिक्विड वाले सॉल्यूशन को आप थोड़ी देर के लिए रख देते हो, है ना। एमाइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगी? MnS2 एमाइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होती है? रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसको बैलेंस कर सकते हैं हम इजीली। यहाँ पे हाइड्रोजन आधा कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप बैलेंस कर लो। MnS2 को बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड, है ना। और एक स्पेशल नाम होता है NaNS2 का, ठीक है ना। NaNS2, M की जगह मैंने Na रख दिया, ठीक है। तो इसका नाम होता है सोडामाइड। क्या होता है? सोडामाइड। सोडामाइड क्या होता है? NaNS2 होता है। देखो मेटल सॉलिड है, NH3 के साथ गैस के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? एमाइड, MnS2। बनाने का तरीका सिंपल है, MnS2 बचा क्या? एक हाइड्रोजन बचा, तो इधर आधा कर दो ना आप, या आप इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप वैसे भी कर सकते हो बैलेंस, ठीक है। तो एमाइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। NnS2 को बोलते हैं हम सोडामाइड, ठीक है, सोडामाइड होता है। तो ये कुछ रिएक्शन थी, है ना। देखो जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है, एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है आपको, ठीक है। बाकी चीजें आपसे मतलब नोट्स में मतलब सारी चीजें आपको याद हो या ना हो, जिसमें जरा स्ट्रेस दे रहा हूँ आपको याद होनी चाहिए। अब तक तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जब मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, ठीक है। बाकी चीजें जैसे कुछ एक दो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा वो आप है ना ऊपर ऊपर से ध्यान रख सकते हो मेडिकल वाले। और एनसीईआरटी है ना, उसको अच्छे से पढ़ो उसको, बिल्कुल, ठीक है। आज से आप स्टार्ट कर देना एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। क्या क्या उसमें चीजें दी हुई है ना, आप उनको कैसे एनालिसिस कर पाते हो, ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं। 6 पॉइंट हमारा, हेलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल। हेलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल, बताओ हेलाइड्स क्या होते हैं? हेलाइड्स का क्या मतलब होता है? एल्कली मेटल के हेलाइड्स का क्या मतलब होता है, बता सकते हो? हेलाइड्स का मतलब ये होता है हेलोजन। हेलोजन जानते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यदि मेटल हेलोजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाएगी उनको बोलते हैं हम हेलाइड्स, ठीक है। तो बताओ इनका हेलाइड्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मुझे बताओ। यदि मेटल का फॉर्मूला है M, हेलोजन का फॉर्मूला है मान लो X, X2 है ना, X2 फॉर्म में रहते हैं,
है ना। तो इनके हैलाइड्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, mx2 होना चाहिए या mx होना चाहिए या क्या होना चाहिए, या mx3 होना चाहिए या m2x3 होना चाहिए, बता सकते हो। देखो मेटल पे चार्ज कितना आएगा, प्लस में आएगा, और हेलोजन पे चार्ज F नेगेटिव Cl नेगेटिव है ना, हेलाइड आयन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये मोनो हेलाइड्स बनाते हैं, mx टाइप के बनाते हैं, ठीक है। तो इनके हेलाइड्स का होता है mx, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का नाम सुना ना आपने, तो ये क्या, इसका हेलाइड तो है सोडियम का क्लोराइड ही तो है, ठीक है। तो हेलाइड्स का फॉर्मूला होता है mx, ठीक है। तो ये मोनो हेलाइड बनाते हैं, ठीक है। तो लिथियम क्या बनाएगा, देखो मैं लिख देता हूँ, हेलोजन x का मतलब है यहाँ पे, देखो x का मतलब है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो लिथियम का होगा LiX, ठीक है। सोडियम का होगा NaX, पोटेशियम का होगा KX, रुबिडियम का होगा RbX, सीजियम का होगा CSX, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, देखो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाले हैं, उनके कोवलेंट करेक्टर का और आयनिक करेक्टर का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उनके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखेंगे। तो ये सब केमिकल बॉन्डिंग वाली चीज है, फजांस रूल काम में लेंगे, ठीक है। तो लिथियम के हेलाइड होते हैं, है ना, कुछ हेलाइड क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, बाकी कोवलेंट होते हैं लिथियम, ठीक है। लिथियम का फ्लोराइड होता है वो आयनिक होता है, बाकी सारे कोवलेंट होते हैं, है ना। बाकी मेटल के जो भी हेलाइड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, और उनका आयनिक नेचर हम फजांस रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर ए गिवन मेटल की बात करूं मैं, फॉर ए गिवन मेटल, मतलब मेटल आपका फिक्स है ना। जैसे मैं एक्स की जगह एफ रख दूं, तो MF, MCl, MBr, Mi, बताओ सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किस में होंगे, मेटल फ्लोराइड। M की जगह या तो आप लिथियम रख सकते हो या पोटेशियम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, मेटल फिक्स है आपका, ठीक है। सोडियम पोटेशियम है ना, हेलोजन को मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख दिया, ठीक है, एक्स की जगह। तो MF, MCl, MBr, Mi, बताओ सबसे ज्यादा आयनिक नेचर किस में होंगे। केटाइन आपका सब में फिक्स है, एनाइन आपका चेंज हो रहा है, बताओ आयनिक करेक्टर का ऑर्डर बताओ फजांस रूल के हिसाब से। देखो दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ ना, फजांस रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन होता है ना, पोलराइजेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनाइन। एनाइन तो क्या होना चाहिए आपका, बड़ा है ना, और केटाइन क्या होना चाहिए, छोटा, ठीक है। और पोलराइजेशन जितना ज्यादा उतना ही कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है, और आयनिक करेक्टर कम हो जाएंगे। कल पढ़ के आना फजांस रूल वाला, ठीक है। कल आपके लिए होमवर्क है, फजांस रूल सारे पढ़ के आओगे, ठीक है। उसके बेसिस पे हम कल करेंगे यहाँ पे आगे काम, ठीक है। सारों को फजांस रूल पता होना चाहिए, मैं पूछूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। बाकी आप रिवाइज करते रहो NCERT वगैरह, ठीक है। और ध्यान रहे वो एक बार अगले टेस्ट में पूछ लेना, अगले टेस्ट में कौन सा आ रहा है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है या ये S ब्लॉक डालूं, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना आप, ठीक है सारे।